मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंडियन पेनल कोड ये हम पढ़ेंगे, एक एक सेक्शन को ही पढ़ेंगे। कुछ ऐसा लगेगा कि सेक्शन एक साथ किए जा सकते हैं चैप्टर के वाइज, तो वो ही पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे इस वीडियो में कोई भी हिस्ट्री या कोई आपको इसकी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे हैं। तो फटाफट हम जो पॉइंट एग्ज़ाम में आएंगे, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड हम फटाफट सेक्शन पढ़ेंगे। तो जो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, ठीक है। इंडियन पेनल कोड एक्ट नंबर कौन सा था जब आया? तो 45 एक्ट था। और कब आया, कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1860 में, ठीक है। ओके, इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 24 चैप्टर हैं। पहले इसमें जो सेक्शन थे वो 511 थे, लेकिन अब ऐड करके आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो आपको 576 सेक्शन मिलेंगे। उनको हम एक एक करके एक एक सेक्शन की भी वीडियो आती रहेगी। और आईपीसी का क्या है ना, जो ये कंट्री आपके सामने है, इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, ब्रुनई, जो भी और कंट्री है जिसके ऊपर ब्रिटेन ने रूल किया, तो ये जो पैनल कोड था ना उस टाइम पे, ये तो हमने नाम दे दिया हमारे इंडिया में इंडियन पैनल कोड। दूसरी कंट्री में जाओगे तो उस कंट्री के हिसाब से जो क्रिमिनल या जो पैनल कोड है वो चलता है। इट केम इनटू फोर्स इन 1862 में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इंडियन पैनल कोड कब आया? तो 1862 में। इन ऑल ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज, ठीक है। जब हमारा देश क्या है, राजा महाराजाओं के टाइम पे था, जब ब्रिटिश भी थे, तो जितनी भी प्रेसिडेंसी भी थी साथ में, और ब्रिटिश भी रूल करते थे। तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंसी थी ना, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं था। जो ब्रिटिश रूल करते थे उस एरिया में ये कोड, जो पैनल कोड है, ये अप्लाई करता था। नॉट अप्लाई ऑन द प्रिंसली स्टेट, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया भाई। देयर ओन कोर्ट एंड लीगल सिस्टम, उनका अपना जो दरबार वगैरह लगता था वो उनका खुद का कोर्ट होता था, और उनके लीगल जो सिस्टम था वो चलता था। जो उनको सज़ा देनी होती थी वो राजा महाराजा डिसाइड करते थे, ठीक है। ना कि किसी कोड के बेसिस पे कि यहाँ पे इस कोड में ये लिखा हुआ है, इस सज़ा की, इस क्राइम की ये सज़ा होगी, ऐसा कुछ नहीं था। ये प्रिंसली स्टेट जो होते थे। मैं ब्रिटिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया उस टाइम पे तो आज़ाद हुआ नहीं था, लेकिन आप उसको इंडियन पैनल कोड भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इंडिया में तो ब्रिटिश रूल कर रहे हैं ना, वो भी चलेगा। थोड़ी हिस्ट्री यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी मैं इसके अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये कौन सब्जी वाला आ गया है? तो जो फर्स्ट आईपीसी का ड्राफ्ट था ना, वो प्रीपेड बाई किसके द्वारा? फर्स्ट लॉ कमीशन, जो हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन बैठा था उसके द्वारा इसको प्रीपेड किया गया। और ये चेयर्ड बाई किसके द्वारा था, कौन इसको हेड कर रहा था? तो थॉमस बेबिंगटन मैकोले। इसको बी लिख दो यार, नहीं बोला जाएगा। तो बी मैकोले के द्वारा इसको ड्राफ्ट को हेड किया जा रहा था। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसके बाद है फर्स्ट जो ड्राफ्ट था ना कोड का, वाज प्रेजेंटेड बिफोर द गवर्नर जनरल। उससे पहले, गवर्नर जनरल को प्रेजेंट करने से पहले, इन काउंसिल, कब किया गया? ये 1837 में, ठीक है। और कंप्लीट ड्राफ्टिंग कब होगी इसी अपने जो कोड है इसकी? तो ये डन हो गई थी 1850 में, 1850 में। प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कब की गई? 1856 में। ये तो प्रेजेंट की गई, लेकिन उसके ऊपर फिर वाद विवाद चला। ये फिर पास कब की गई आईपीसी इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में? तो ये कब की गई? 6 अक्टूबर आई थिंक 1860 में, ठीक है। और क्या है, द कोड केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1860 को। और जब ऑपरेशनल कब हो गया था हमारा ये कोड? 1862 में, ठीक है। ये तो मोटे मोटे पॉइंट हो गए हिस्ट्री के, हल्के हल्के लगा लो, लेकिन मैं इसको डिटेल में जब एक वीडियो बनाऊंगा ना इसकी हिस्ट्री की, उसमें अच्छे से हो जाएगा। अब हम देखते हैं चैप्टर 1 में जो सेक्शन 1 से 5 तक हैं, वो सेक्शन एक एक करके अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो पहला सेक्शन क्या कहता है आईपीसी का? टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। क्या है इसमें? थ्योरी पार्ट में देख लेते हैं, फिर मैं इसको आपको अच्छे से पॉइंट बताता हूँ। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द आईपीसी एंड शैल एक्सटेंड टू दी होल ऑफ इंडियन एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये तो पहले लिखा होता है, ये तो अब हो गया है। जम्मू कश्मीर का मसला सोल्व, 370 हट गया, तो अब ये नहीं है। आप इस जम्मू कश्मीर वाले को शामिल ना करें, अब ये खत्म हो चुका है, ठीक है। एक पॉइंट ये है कि जो आप ये आईपीसी वाला जो कोड पढ़ रहे हो, तो इसमें ये बताया गया है कि ये कोड कहाँ कहाँ पे लागू है अपनी कंट्री में। तो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब वो भी हट गया, 370 हट गया। तो ये हमारी अब ये जम्मू कश्मीर क्या है, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बना दी है, तो आईपीसी वहाँ पे भी लागू है। तो ये कोड ये बात बोलता है इस सेक्शन में। हम इस आर्टिकल में, इस सेक्शन में ही देखें, सॉरी आर्टिकल बोल रहा हूँ,
तो एक्ट बोला गया है, ये जो एक्ट है इसको क्या बोला जाएगा, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा सेल यूज हुआ है ना कि मे, और सेल का मतलब यही है कि जो ये कोड है ये हमारी इंडियन टेरिटरी में यूज होगा ही होगा। पहले ये यहाँ था जम्मू कश्मीर के उसमें नहीं होगा, लेकिन अब वो भी हट गया तो वहाँ पे भी ये लागू होगा ही होगा। के बाद हम आते हैं सेक्शन 2 क्या बोलता है हमारा जो आईपीसी का है। तो पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब क्या, मतलब यही कि जो भी ऑफेंसेस इंडियन टेरिटरी में हो रहे हैं ना, वो क्या है, पनिशमेंट है उनके ऊपर पनिशमेंट बताई गई है। कहाँ पे बताई गई है, इंडियन पेनल कोड में। अब थ्योरी पार्ट में क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। पहली जो लाइन है वो क्या बोल रही है, एवरी पर्सन मतलब चाहे वो फॉरनर हो, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, कहीं का भी हो, चाहे उसकी जो सिटीजनशिप है यहाँ की हो, चाहे किसी और कंट्री की हो, तो वो भैया लाइबल है। सेल बोला गया यहाँ पे, सेल लाइबल। अगर वो उसने कोई ऑफेंस कर दिया है इंडियन टेरिटरी में तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, किसके थ्रू, आईपीसी अंडर इंडियन पेनल कोड के थ्रू। लाइबल मतलब क्या, कि उसका हक है भैया पनिशमेंट लेने का अगर उसने ऑफेंस किया है तो ये बात होगी लाइबल का मतलब। तो आगे जो ये थ्योरी पार्ट में लिखा गया है इसका मतलब ये है कि भैया जो एक्ट है वो इंडियन टेरिटरी में होना जरूरी है, जो भी वो ऑफेंस करेगा, और जो भी वो ऑफेंस हुआ है वो हमारे इंडियन पेनल कोड में डिफाइन है, उसकी जो पनिशमेंट है वो डिफाइन है, तो उसके हिसाब से वो बंदा गिल्टी है, उसको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। एक और पॉइंट है भाई कि स्पेशल जो ऑफेंसेस होते हैं ना उनके लिए भी और लॉ बने हैं, उनके हिसाब से उनको सज़ा दी जाती है। ठीक है, छोटे सेक्शन की 3 पॉइंट हैं। एक तो जो भी पर्सन है इंडिया में रह रहा है, आया है, घूमने आया है, एक तो ये बात होगी, हर पर्सन के लिए लागू है अपना इंडियन पेनल कोड। दूसरा क्या है कि भाई उसने कोई भी ऐसा एक्ट किया है, वो एक्ट हमारे आईपीसी में डिफाइन है, तो उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिल जाएगी, और वो जो भी एक्ट हुआ है वो इंडियन टेरिटरी में होना मांगता है। अच्छा, इस सेक्शन में जो ये वर्ड किया है हमें विद इन इंडिया, तो विद इन इंडिया जो हमारा लैंड एरिया उतना थोड़ी ना, समुंदर भी तो हमारा कुछ है ना भाई। तो क्या बोला गया, जो कॉन्टिजियस जोन होता है ना, वो हमारा समुंदर जो तटीय रेखा है उससे 12 नॉटिकल माइल तक हमारा विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा। ये हमारे जो इंटरनेशनल लॉ है ना उसमें डिफाइन है। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो हमारा आएगा 200 नॉटिकल माइल तक। ये पूछ लिया जाता है इंटरव्यू वगैरह में, मैंने बता दिया वैसे। और एक और चीज़ अगर मैं बोलूँ तो मान लो कोई फॉरेनर आके यहाँ पे कोई ऑफेंस कर देता है और उसका पता नहीं चलता है, पुलिस को भी नहीं पता चलता है, और जिसके साथ हुआ है वो या कोई ऐसा उसने काम कर दिया नहीं पता चलता है, कुछ टाइम 6 महीने 7 महीने साल उसके बाद अगर वो पता चलता है तो उस बंदे को सज़ा होनी है भैया, उसको पनिशमेंट होनी ही होनी है। ऐसा नहीं है कि पता चल गया तो ठीक है और बाद में पता चला तो सज़ा नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। और जो मैंने अभी ये बात बोली ना, इसको पता है क्या बोलते हैं, न्यूलम टेम्पस, और दिख रहे ना, हाँ, टेम्पस ऑक्यूब्रिट रेगी, ये ध्यान रखना, ये इसको बोलते हैं मैक्सिम। एक और पॉइंट है, कौन सा, कि अगर कोई भी फॉरेनर यहाँ पे कोई बड़ा ऑफेंस कर देता है जो ज़्यादा विवाद बन जाता है, तो हमारी गवर्नमेंट क्या है, उस केस को हमारे जो कोर्ट है उनको कैन बी ट्राइड करने के लिए, मतलब उनको देखने के लिए बोल सकती है, वो ट्राई किए जा सकते हैं हमारे कोर्ट्स में। के बाद है सेक्शन 3, आईपीसी का सेक्शन 3 क्या बोलता है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। थ्योरी पार्ट में क्या बोला गया पहले वो देख लेते हैं, फिर इस सेक्शन का मतलब क्या वो देख लेंगे। थ्योरी पार्ट में है एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस इज कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, कहीं बाहर दूसरी कंट्री में काम गलत करके आ गया, सेल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड विद इन इंडिया। क्या मतलब है इस सेक्शन का, इस थ्योरी पार्ट का? सिंपल लैंग्वेज में इस सेक्शन का मतलब क्या है, इस सेक्शन का मतलब है कि कोई बंदा
बाहर कंट्री में जाके किसी में कोई ऑफेंस करके आ जाता है और वो ऑफेंस, वो कोई भी गलती, वो उस कंट्री के लिए तो कोई लफड़ा है नहीं, कोई केस नहीं बनता है, कोई पनिशमेंट नहीं है, उनके लिए ऑफेंस नहीं है वो। लेकिन वो बंदा इंडिया में आता है तो उसके लिए वो जो काम करके आया है वो ऑफेंस है, उसको पनिशमेंट मिल सकती है। ये है मेन पॉइंट इस सेक्शन का। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अपने इंडिया में, मान लो क्या है ही, अपने इंडिया में चाइल्ड मैरिज बैन है, बिल्कुल भाई पनिशमेंट हो सकती है उसके ऊपर अगर आपने चाइल्ड मैरिज की तो। लेकिन वो बच्चा है, वो है, उसके पेरेंट्स उस बच्चे की शादी मतलब बाहर लेके जाते हैं और किसी कंट्री में उसकी शादी करवा देते हैं उसी के एज के बच्चे से, तो भैया वहाँ पे तो वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर फिर वो उसको इंडिया में लेके आते हैं तो यहाँ पे तो पनिशमेंट है उसकी। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सेक्शन 3 यही बोलता है कि आपने कोई क्राइम दूसरी कंट्री में कर दिया है, वो वहाँ के लिए, उनके लिए कोई क्राइम नहीं है, और अपने इंडिया के पेनल कोड के अकॉर्डिंग वो क्राइम है, तो भैया आप आओगे तो आपको वो सज़ा मिलेगी उसके हिसाब से। तो यही है सेक्शन 3। अब ये चाइल्ड मैरिज वाला मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है, क्या है कि ये इंडिया में होता है काफ़ी जगह, राजस्थान में बहुत होता है यार, लेकिन इतने केस नहीं होते हैं वहाँ पे। दर्ज कौन कराता है ये सब? उस पूरा मोहल्ला, पूरा गांव मिला ही होता है। तो ये ऑफेंसेस तो हैं हमारे कौन उसमें लिखा हुआ है इंडियन पेनल कोड में, लेकिन ये कोई केस वेस तो करता नहीं है। और बाहर कंट्री में अगर कोई करके आ जाता है तो भी वो कहाँ इतना दर्ज होता है केस, तो ये दबे ही रहते हैं केस इन चीज़ों में। लेकिन यहाँ पे तो ये पेपर पे तो लिखी हुई है बात। उसके बाद है सेक्शन 4, क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। सिंपल भाषा में ये है, कोड को एक्सटेंड किया जा रहा है कि जो अपनी टेरिटरी के बाहर भी आप इस कोड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं, क्या क्या क्लोज हैं, देख लेते हैं। द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई, देखो, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। मतलब क्या कि इंडिया में अगर कोई ऑफेंस करता है तो ये कोड अप्लाई करता है उस बंदे के ऊपर जो अपना इंडिया का बंदा है। लेकिन अगर वो बाहर भी कोई ऐसा केस, कोई ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर भी ये कोड अप्लाई करता है। ये बात बोलेगी पहले क्लोज में। उसके बाद एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेन एवर इट मे बी। मतलब क्या? मतलब ये कि कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी शिप वो इंडिया के किसी बंदे या किसी कंपनी में रजिस्टर्ड है और उस एयरक्राफ्ट या उस शिप को कोई चला रहा है बंदा और वो कोई ऑफेंस कर देता है, तो भैया हमारा कोड उसके ऊपर अप्लाई करेगा, उसको उस कोड के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। इसका क्या मतलब है कि कोई भी कंप्यूटर रिसोर्सेज है जो अपने इंडिया में हो, चाहे कोई भी बंदा बाहर बैठ के उनको रिसोर्सेज को यूज कर रहा है गलत तरीके से, कोई क्राइम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी अपने कोड के थ्रू, जो इंडियन पेनल कोड है, उसको पनिशमेंट मिलेगी। हमारा जो ये सेक्शन 4 है ना, इसके साथ साथ हम जब मैं वीडियो बनाऊंगा CRPC पे तो उसमें एक सेक्शन पढ़ेंगे 188, जो बाहर कंट्री में बैठ के जो ऑफेंस करते हैं ना, वो ये दोनों सेक्शन IPC और CRPC के रिलेट करते हैं, ठीक है। ये दोनों आप आराम से सेम पढ़ सकते हैं। अच्छा, सेक्शन 4 से रिलेटेड है ना, एक स्टोरी तो नहीं बताऊंगा मैं, वो एक केस था एनरिका लेक्सी केस। उसमें क्या था कि इटालियन शिप आता है हमारे केरला में, जो समुद्री तट पे, और वो जो हमारे फिशरमैन थे केरला के, उनके ऊपर फायरिंग कर देता है। तो वहाँ पे क्या है, 11 लोगों में से 2 की मौत हो जाती है। उन इटालियन लोगों को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है केरला गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है जी, मतलब पुलिस के द्वारा। केस चलते चलते हाई कोर्ट में पहुंच जाता है और वहाँ पे ये इटालियन लोग क्या करते हैं कि रिट फाइल करते हैं वहाँ पे FIR को क्वेश करवाने के लिए। लेकिन इसको देखा जाता है तो क्या आता है रिजल्ट कि भैया ये तो स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता है, ये तो टेरिटोरियल क्राइम हो गया, ऑफेंस हो गया है। इसका कानून है इंडियन पेनल कोड, उसके ऊपर आप ये जो केस है ये लागू नहीं कर सकते हैं, नहीं FIR कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन केरला हाई कोर्ट कहती है कि ये CZ EEZ में जोन में आता है, तो उसके केस में इनको पनिशमेंट तो मिली। ये सारा झमेला होने के बाद भी रिट पिटीशन फाइल की जाती है और ये केस जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये तो इकोनॉमिक जोन में आ रहा था तो इस पे तो पनिशमेंट बनती है। लेकिन ये जो रिट पिटीशन डालते डालते ही सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि हाँ, इस मैटर में है ना, ये 2 नेशनलिटी का मैटर हो गया है, 2 देश, 2 कंट्रियों के
मैटर हो गया, तो इसमें इनको सजा मिलेगी। ये जो मैटर है ये स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में तो नहीं आता है, लेकिन ये यूनियन के ज्यूरिसडिक्शन में तो आएगा ना, के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर की जाएगी और कार्रवाई जो भी पनिशमेंट होगी वो इनको दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। पावर इनको सजा देने की ये स्टेट की नहीं है, सेंटर की है। तो ये केस था, थोड़ा याद रखना, बाकी और तो कोई बात नहीं है। तो ये बाद है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में क्या बोला गया, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। मतलब कोई सर्टेन कोई लॉ ऐसे बना रखे हैं वो उन डिपार्टमेंट या किसी पर्सन या कोई सर्विस कर रहा है उसके ऊपर, तो उनके ऊपर स्पेशल लॉ बने हुए हैं, तो हमारा इंडियन पेनल कोड उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। कैसे देखो थ्योरी पार्ट में, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्टेड द प्रोविजंस of any act for punishing mutiny and any desertion of officers, soldiers, sailors and airmen in the service of the government of India or the provision of any special and local law। इस सेक्शन का सिंपल मतलब ये है, कोई भी बंदा नहीं, जो भी ये बंदा इसमें जो हमारे सेक्शन में दिया गया, कोई ऑफिसर है, कोई सोल्जर है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेलर है और एयरमैन है, इनके लिए इनके कोई भी जो भी ऑफेंस ये करेंगे तो इनके लिए कोई स्पेशल लॉ बने हुए। जैसे आर्मी में अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसका कोर्ट मार्शल होता है, उनका कोर्ट कहाँ पे, आर्मी के ही जो जज होते हैं, वकील होते हैं, वो सब वहाँ उस चीज़ को फेस करते हैं। हमारा लोकल कोर्ट में नहीं आते हैं, आर्मी का कोई बंदा लोकल कोर्ट में केस लेके नहीं आता है, आर्मी का कोई मैटर है। तो वैसे ही ये जो बंदे दिए गए इनके लिए अगर कोई स्पेशल लॉ या स्पेशल लोकल लॉ बना हुआ है तो उसके केस में हमारा जो इंडियन पेनल कोड है वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब यही है कि इन जो बंदों के ऊपर अगर स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, कोई एक्ट है, तो उसके ऊपर जो आईपीसी के जो भी सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, सॉरी मैंने सेक्शन बोल दिया, प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, प्रोविजन ऑफ एनी। ठीक है, तो ये था चैप्टर 1 ऑफ आईपीसी। उसके बाद अभी क्या है, जो सेक्शन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें थ्योरी पार्ट भी बड़ा है, तो एक एक करके हम सेक्शन की वीडियो डालते रहेंगे, वो सही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।